सेबी ने शेल कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है और अब इन कंपनियों में महीने में सिर्फ एक ही बार ट्रेडिंग होगी। शेल कंपनियों की लिस्ट में कई ऐसी कंपनियों के नाम भी है जिनका अच्छा खासा कारोबार है, चल रहा है। ऐसे में मार्केट रेगुलेटर का ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है और इसका क्या कुछ असर होगा कंपनियों पर, इन्वेस्टर्स के पास अब किस तरह से इन कंपनियों से बाहर निकलने के मौके, इन सब मुद्दों पर आपके जहन में ढेर सारे सवाल हैं। इन्हीं के जवाब लेते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं एसएचसी मेहता इन्वेस्टमेंट्स की दीना मेहता, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा और सेबी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत गुप्ता साहब। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वीके शर्मा साहब, शुरुआत आपके साथ कीजिए। इरादा तो अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेबी ये चाहती है कि भाई वो कंपनियां खोका, जहाँ कोई बिजनेस नहीं है, खाली जमा खर्च होता है, प्रॉफिट इधर से उधर होता है, कोई कारोबार नहीं है, स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, नाम की बना रखी है, जोलजाल है जी, इन पर रोक लगाई जाए जी। रोक लगाने का तरीका ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये जो व्यू है मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इन्वेस्टर की तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन एचडीएफसी सिक्योरिटीज उससे संबंध इस बात का नहीं है। ठीक बात है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बचाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप स्मॉल इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, पर वो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या बड़ा इन्वेस्टर है? नहीं, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर है। तो उसको तो कत्ल कर दिया, बिल्कुल मार दिया उसको आपने। अब वो किसी भी तरह से कैसे निकलेगा, मुझे समझाइए। तो एक तरीका ये होता है कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो अब जो समझ रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा है, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है, सीधा टेस्टेड है कि आप उसको ट्रेड टू ट्रेड ग्रुप में डाल दीजिए। मार्जिन भी उसमें पूरा है, आपके पास है तो आप बेच सकते हो, नहीं है तो आप बेच नहीं सकते, और पूरा पैसा आप देते हो। ट्रेडिंग लिया है तो आप दोबारा बेच नहीं सकते। तो ये इस तरह की ऑलरेडी प्रोविजन है। ऐसी क्या चीज़ थी, ज़रूरत थी जो 9 जून को आपको जो लिस्ट आई थी उसको आपने अभी 7 अगस्त को रिलीज किया रातों रात? नहीं, 2 महीने बाद। हाँ, मतलब नहीं तो 2 महीने में 9 जून और उसमें 7 अगस्त में गैप देखिए। हाँ, तो 2 महीने आपने क्यों? तो ये जो तरीका है, मतलब पहली बात यह है कि सेबी जो भी काम कर रहा है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन के अंदर कर रहा है, लेकिन इस प्रोटेक्शन के अंदर आप एक आदमी को बचाने के लिए आप 5 आदमी को मार रहे हो। तो आप ये कह रहे हैं कि गरीबी खत्म करने के लिए गरीब को ही खत्म कर दो, तो गरीबी रहेगी। ये थ्रोइंग द बाथ वाटर विद द बेबी विद द बाथ वाटर वाली बात होगी कि ये जो फायदा, और उसके अंदर पहली बात ये है कि जस्टिस का एक रूल होता है कि आप हो सकता है 1000 जो गुनाहगार हैं वो बच जाएं, लेकिन एक ऑनेस्ट आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। सही है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि ऐसी कंपनियां भी, अब ये कंपनियों के ऊपर पहले आपने बंद कर दिया और उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि अब आप मेरे को समझाइए कि अगर आपको होगा तो आप उसको लिस्ट से निकाल देंगे। ये क्या बात हुई? तो आपकी जो साख है एक ऐसी कंपनी की, वो तो रातों रात गिर जाती है। अब यहाँ पर इनफैक्ट एक अपडेट आया अनिल, किसी सरकारी ऑफिशियल से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की और उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी ग्रेडेड सर्विलेंस मैकेनिज्म का ऑर्डर है ये एसएफआईओ की जांच के बाद निकाला गया। अच्छा, ठीक है, यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और इसमें यह भी मेंशन किया है कि सारी 331 कंपनियां शायद शेल कंपनियां ना हो, लेकिन इनका शेल कंपनियों के साथ कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। ठीक है, ओके, ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन जयंत गुप्ता साहब, जैसे शर्मा जी ने काफी वोकली कहा कि T2T वाला ऑप्शन था, वहां पर आप कंपनियों को ट्रांसफर कर सकते थे और धीरे धीरे करके कदम उठाते। आप भी सेबी से कई सालों तक जुड़े हुए हैं सर, क्या ये बेस्ट तरीका था इस तरह का एक्शन लेने का? देखिए, जब हम लोग क्रिटिक की पोजीशन में बैठे होते हैं तो हम कभी भी किसी के एक्शन को 100% सही नहीं बताते हैं, लेकिन हमको एक्शन सही लिया गुप्ता जी, हम कह रहे हैं एक्शन सही लिया, कुछ कंपनियों पर एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें वो तो बेचारा फंस गया। अच्छा, हर्षिता के सवाल को मैं थोड़ा सा अलग करके पूछता हूँ सर आपसे, सिंपल। जिस प्रमोटर ने गड़बड़ी की है, जिसने शेल कंपनी बनाई है, ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं, और मैं ये कहता हूँ 331 में हो सकता है 90% 95% कंपनियां वैसी होगी, आप उसके प्रमोटर को पकड़िए, डंडे मारिए, जेल में डालिए, जो पैसे उन्होंने अपनी कंपनियों में से निकालिए वो सारे ले लीजिए। ठीक है, एक छोटे इन्वेस्टर की उसमें क्या गलती है अगर उसने पैसा लगा दिया तो? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। अब जब सेबी कोई भी एक्शन लेगी
तो एक है कि आज की डेट पे जो इन्वेस्टर हैं या तो वो फंस चुके हैं या उनको घाटा हो चुका है, जो भी हो गया है। लेकिन आज को अगर हम कट ऑफ डेट मानते हैं तो हमारा सबसे पहला फर्ज होगा कि जो आगे है, आगे कोई इन्वेस्टर इस चीज़ में ना फंसे। तो हमको पहले तो जो जितनी गलती हो गई, जो फंस चुका है, एक वो क्लास है और एक है कि फ्यूचर क्लास। तो सभी का एक्शन, ये पहला एक्शन ये है कि जो फ्यूचर क्लास है वो कोई ना फंसे उसमें। दूसरा है, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जो सब लोग बोल रहे, शर्मा जी बोल रहे थे कि मार दिया है, कुछ नहीं हुआ है। हमने सीधा सीधा क्या हुआ है, सेबी ने क्या किया है, उसको हाइटेंड सर्विलेंस मैकेनिज्म में डाल दिया है। और हाइटेंड सर्विलेंस मैकेनिज्म का मतलब यह है कि उसमें ट्रेडिंग महीने में एक बार होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उससे वैल्यू खत्म हो गई। मान लीजिए आज को कोई वैल्यू कैसे खत्म नहीं हुई? गुप्ता साहब एक मिनट, वैल्यू कैसे खत्म नहीं हुई? गुप्ता साहब एक मिनट, मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। वैल्यू कैसे खत्म नहीं हुई? सेबी क्या कहती है, इन शेयरों में महीने में एक ही दिन ट्रेडिंग होगी, ठीक है। 200% पहले अपफ्रंट मार्जिन रख लीजिए। ये तो लॉजिक भी मेरे को समझ में नहीं आता कि किसी शेयर में आदमी 200 रुपए का नुकसान कैसे कर सकता है जब वो 100 रुपए का, तो मैक्सिमम 100% 200% मार्जिन। तीसरा ये, जो भाव था कल उसके ऊपर ट्रेडिंग हो सकती है। कौन बेवकूफ खरीदेगा फिर, कि जब आपको पता है भाव नहीं बढ़ सकता तो कोई खरीदेगा क्यों फिर? तो बेचने वाला बेचेगा कैसे, मुझे ये बताइए। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं जी बिल्कुल, आप ही की बात पे मैं ये सवाल है जी। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, हाँ मैं बोल रहा हूं, जैसे आप बोल रहे हैं, आपने एक वर्ड यूज किया बेवकूफ, तो मैं वो यूज तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टॉक मार्केट में पूरी हिस्ट्री देखी है, और जिस कंपनी का कुछ भी नहीं होता है उस कंपनी के शेयर आपने देखा है कि 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक ले जाते हैं, फिर पटकनी खा के 1 रुपए पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने जो इस तरह के इन्वेस्टर हैं वो एक ही बार देखे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक कंपनी, जब मैं सेबी में था तो एक कंपनी थी जय भारत टेक्सटाइल। जय भारत टेक्सटाइल के हमने एक ऑर्डर पास किया था। जय भारत टेक्सटाइल का एक जमाने में जो मार्केट कैप था वो ग्रासिम से ज़्यादा था। अब आप मुझे बताइए कि कहीं पे भी आपको ये लगता था कि वो जय भारत टेक्सटाइल जो है ग्रासिम से ज़्यादा मार्केट कैप की होनी चाहिए थी? जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने पाया कि उसमें प्रमोटर ने दिखाने को तो बोला था उसकी 62% इक्विटी है, बाकी 36% इक्विटी उसने मार्केट से मैनिपुलेशन करके अपने ड्राइवर के नाम, अपने चपरासी के नाम, अपने गार्ड के नाम लेकर रखी हुई थी। तो मेरा यह है कि इस स्टॉक मार्केट में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ बेवकूफ़ बनने वाले मिलेंगे, कुछ बेवकूफ़ बनाने वाले मिलेंगे, और ये कुत्ता चूहे बिल्ली का खेल चालू रहेगा। अब जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पास क्या है कि अगर आज को उसने 331 कंपनी का नाम उसके पास SFIO या MCA से आया, अब अगर वो 331 कंपनी का पूरा इन्वेस्टिगेशन करने बैठेगा तो 2 साल 3 साल लग जाएंगे। तब हम लोग ये सवाल उठाएंगे कि और कुछ बीच में गड़बड़ हो गई तो ये सवाल उठाएंगे कि MCA ने तो आप सितंबर में लिस्ट भेज दी थी, सेबी 2 साल तक हो रहा था। गुप्ता साहब एक चीज बता दूं, इन्वेस्टिगेशन के उठा दिया। गुप्ता साहब एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, हम एक चीज बहुत साफ कह रहे हैं, सेबी का MCA का एक्शन बहुत सही है, होना चाहिए। पेनी स्टॉक्स 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया वाली जितने शेयर हैं ये सब 331 में से 90%, 95% हो सकता है 99%, ये कंपनियां जो हैं हो सकता है उसके दायरे में सही भी आती होगी। मेरा पॉइंट सिंपल है, अल्टीमेटली मरा कौन? छोटा इन्वेस्टर। जिस प्रमोटर ने ये कंपनी बनाई आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिस ऑडिटर ने इस कंपनी का ऑडिट किया उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिस एक्सचेंज ने सालों तक इस कंपनी को चलाने दिया उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिस सेबी की सर्विलेंस में ये कंपनियां थी उसकी कोई जवाबदारी नहीं। दीना बेन, इस पर मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूं, क्या ये तरीका सही है? क्या हमें एक्शन पे कोई एतराज नहीं, तरीका सही है क्या? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे रिस्क होते हैं। एक प्रमोटर से जुड़ा रिस्क होता है, कंपनी से जुड़ा रिस्क होता है। तो आज हम वो देख रहे हैं, वो एक रेगुलेटरी एक्शन का एक नया रिस्क हमारे सामने आया है कि सडन रेगुलेटरी एक्शन अगर कोई कंपनी पे होता है तो ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन मेरा उसके सामने भी कंप्लेन नहीं है। अगर रेगुलेटर चाहे कि वो किसी कंपनी पे एक्शन लेना चाहे तो देन देयर हैज टू बी अ फाइनलिटी कि ये इन्होंने गलत किया है, हम कन्विंस है और हम एक्शन ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये MCA के लिस्ट में आई है, इसमें एक्सचेंज इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर हम वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमें पता लगेगा कि ये
सही में इन्होंने गलत किया है या नहीं किया है। तो ये जो हम एक अनसर्टेनिटी को जोड़ देते हैं, मेरी उसके सामने दिक्कत है कि क्यों, अगर हम सेबी मानती है कि ये सब गलत है तो वी आर 100% विद सेबी कि आप ये सभी कंपनियों को आप इनको सस्पेंड कीजिए और जो भी रिस्क होगा इन्वेस्टर को आएगा। लेकिन ये जो आधी बात है ना कि विदाउट सर्टेनिटी अगर हम कुछ एक्शन ले रहे हैं तो ये इसमें इन्वेस्टर को काफी दिक्कत होगी। ठीक बात है। तो हाँ, गुप्ता साहब, बात यही आ रही है कि इन्वेस्टर्स के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं। देखिए, सब आप भी जानते हैं, जो शेल कंपनी वाले हैं शर्मा साहब, उन्होंने तो अपने प्रोमोटरों ने सब पे शेयर बेच दिए। जिन शेल कंपनी में प्रोमोटर, अब इनमें कुछ कंपनियां तो मैं ऐसे देखता हूँ जब 22-25% एफआई होल्डिंग है, 11-12% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है ना, और LIC तक ने यहाँ पर पैसा राकेश लगाया हुआ है। झुंझुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए। मैं ये नहीं कहता ये सब बहुत समझदार है, हो सकता है इन्होंने भी गलती की हो, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन फिर कैसे कोई आदमी बाजार में पैसा लगाएगा? दो बातों समझना चाहिए। जो गुप्ता जी बात कर रहे थे, मैं उसको बात को सामने रखना चाहता हूं कि जब आप मार्जिन लगा रहे हो 200%, आप 200 क्यों, आप 1000 लगाओ ना, अगर जिसके पास नहीं हो वो बेचना चाहता है, पर उसके बेचने वाले पे क्यों लगाते हो? एक बात। दूसरी बात, जो बंदा बेच रहा है और उसको, और महीने में एक बार खोलने का क्या मतलब? अगर आपको सीरियसनेस है, अगर आपके उसको आपकी और कोई दूसरा इन्वेस्टर न ले तो आप लिमिट लगाइए, आपको जो भी लगाना है। अभी बहुत सारे एक्सचेंज स्टॉक BSE पे ऐसे दुनिया भर की कंपनियां हैं जहां पे आपको वीकली, एक मंथली लिमिट है, एक क्वार्टरली लिमिट है, एक ईयरली लिमिट है। कहने का मतलब ये है कि अब एक्सचेंज, अब प्राइस जो मर्चेंट बैंक करता है नहीं कर सकता, वो एक्सचेंज तय कर सकता है। एक्सचेंज तय करता है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ब्रॉडर चीज है एक्सचेंज। ये उन चीजों को भी मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। हाउ कैन एक्सचेंज डिसाइड ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा सकता? और आपको जो, अगर कोई स्टॉक आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको मैनिपुलेशन कुछ लगता है, उसको बंद कर दो ना, उसको, उस प्रमोटर को उठा के उसको जो करना है करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बट ऐसे आप काम क्यों करते तो हो? गुप्ता साहब, मेरा सवाल ये है कि खाली क्या जिन लोगों ने इक्विटी मार्केट में पैसा लगाया, शेयर खरीदे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है? क्योंकि आप इक्विटी रिस्क की इन्वेस्टमेंट है, आप जब आते हो तो रिस्क लेकर आते हो, उसके ऊपर प्रमोटर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसके ऊपर ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन कंपनियों को बैंकों ने लोन दिए होंगे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, एक्सचेंज की कोई जिम्मेदारी नहीं जिनका ये काम। अगर मुझे एक बात बताइए, किसी एक थाने में गलत FIR हो जाती है या वो थाने का इन्वेस्टिगेशन गलत होता तो उसके वो थानेदार वो सब सस्पेंड हो जाते हैं जब तक कि जांच पूरी ना हो। यहाँ पर किसी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रेगुलेटर की। देखिए, अब आप लोगों ने सबने अपनी बात कह ली, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। पहले तो मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी सबकी होती सिस्टम में, और ये जिम्मेदारी अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से होती है। लेकिन यहां हम एक चीज भूल रहे हैं कि ये सेबी का कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन है ना। ये प्रिवेंटिव एक्शन इसलिए है कि अगर सेबी को लगता है और MCA को लगा, और जैसा कि अभी आपके एक संवाददाता ने बताया था कि उन्होंने पता किया है कि SFIO की लिस्ट के बेसिस पे SIFO की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये हुआ है, तो सबसे पहला फर्ज ये होता है कि आज जो डैमेज हो चुकी है, हम उस डैमेज को फर्दर रोकें, जो नुकसान हो चुका है उसको फर्दर रोकें। तो सबसे पहले ये है कि हम इसको ट्रेड जो है हाइटेंड सर्विलेंस में डाल दिया। अब इसमें मैं आपकी बात मानता हूं कि 99%, 95%, 100% वॉटएवर में भी द नंबर, कुछ कंपनी जो होंगी वो कंपनी सही होंगी, वो किसी वजह से, क्योंकि उनका कुछ शेल कंपनी के साथ, कुछ SFIO की जो आइडेंटिफाइड कंपनी है उनके साथ ट्रांजैक्शन होगा, तो उस चक्कर में, जिसको बोलते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसा, तो उसमें वो पिसी हैं। अगर वो कल को सेबी के पास जाती हैं और वो बोलती हैं कि मेरा कोई इस चीज से लेना देना नहीं है, मैं सब क्लीन हूं, तो सेबी तुरंत उस ऑर्डर को अमेंड करेगा और कल से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो इसमें ये कहना है कि इसका रेपुटेशन लॉस हुआ, ये नहीं है। सर गुप्ता साहब, आपको एक चीज बताऊं, क्या होता है, एक चीज बताऊं सर, मैं मीडिया में हूं, जब कोई ऐसी खबर होती है ना जिसमें किसी पर उंगली उठाई जाती है, तब तो वो खबर छपती है फ्रंट पेज पर, और जिस दिन उसको क्लीन चिट मिलती है ना, वो छपती है 8वें पेज पर छोटी सी कोने में, जिसे कोई नहीं पढ़ा। अब मतलब ये हो गया, इन कंपनियों को प्रूव करना रहा कि आप गलत नहीं है। क्यों अगर 2 महीने सेबी के पास थे जून के ऑर्डर के बाद, तो सेबी को प्रूव करना चाहिए पहले कि अच्छा, हमने आज सुबह से जितनी कंपनियों से बात की, सबने एक ही चीज, हमें किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं, हमें कुछ नहीं बताया गया, या तो भाई ऐसा है कि इतने ठोस सबूत है कि किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हो गया जो फाइनल है, आपको बात करें। जी सर। नहीं, अगर ये जब भी इस तरह का एक्शन होगा वो कभी भी बता के नहीं होगा।
बिकॉज बता के करने का मतलब है कि आप जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको आप इस सिस्टम से बाहर कर देंगे, उनके घाटे को कम कर देंगे, बाकी इन्वेस्टर को और घाटा हो जाएगा। तो ये कभी भी रेगुलेटर बता के एक्शन नहीं लेगा आपके लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग इसको क्यों नहीं देख रहे कि अभी भी जैसे कैटेगरी ए से बी में शिफ्ट कर जाता है, या मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, या उसको ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में रख दिया जाता है, या जेड कैटेगरी में रख दिया जाता है। दीज आर द एक्शन विच स्टॉक एक्सचेंजेस टेक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो हमने तो अभी कुछ नहीं हुआ है, सेबी ने कुछ नहीं किया है, सेबी ने उसको हाइटेंड सर्वेलेंस कैटेगरी में रखा है। और हम इस चीज को डिबेट कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल आपकी बात मानते हैं कि ये फ्रंट पेज पे छपता और आप डिस्कशन कर रहे हो और बाकी टीवी चैनल भी डिस्कशन करेंगे, और कल को मान लो किसी कंपनी का नाम आ जाए, हट जाए, तो वो टीवी पे डिस्कशन नहीं होगा। ये मैं मानता हूं, ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस चीज पे ये बोलेंगे कि इट इज ओनली ए प्रिवेंटिव एक्शन, नॉट ए प्यूनिटिव एक्शन। और मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितनी कंपनी है, आप कंपनी की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें मतलब 80% कंपनी मुझे ऐसी दिख रही है जिनको आज नहीं 5 साल पहले इस मैटर पे ला देना चाहिए था। जी दीना बेन बोलिए आप। नहीं, ये इसको हम कैसे प्यूनिटिव एक्शन नहीं कह सकते। डेफिनेटली इट इज अ प्यूनिटिव एक्शन। आज एक शेयर को नॉर्मली ट्रेड करना और इन्वेस्टर उसको बाय सेल करता है, दैट इज ए नॉर्मल थिंग। व्हेन यू शिफ्ट इट टू T2T, दैट इज ऑल्सो समझो कि एक बार बोलते हैं कि हम भी, ये भी नॉर्मल है कि ये हमारी दीज कंपनीज आर अंडर आवर सर्वेलेंस। बट अभी हमने जो किया है कि महीने में एक बार ही ट्रेडिंग करेंगे, या तो आप 200% मार्जिन दो, तो ये सारी जो बातें हैं, दोज आर डेफिनेटली प्यूनिटिव। हाउ कैन वी से इट इज नॉट प्यूनिटिव? आप सबसे देखिए, मेरे पास समय कम है, मेरा आप तीनों से एक ही सवाल है, फटाफट। जी जी जी, एक मिनट, मैं आप तीनों से एक ही सवाल मैं पूछता हूँ, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए वाले ये सारे कचरा शेयर हैं, जहां प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं के बराबर है। 100% टेबल कुर्सी है, मुश्किल से जमा खर्च होता है। ये सारी की सारी शेल कंपनियां, जितने डंडे लगाए जाएं, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मीडिया में, टीवी चैनल पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर, जहां पर बाजार के दिग्गजों के पैसे लगे हों, 20-25% जिनकी एफआई की होल्डिंग हो, घरेलू म्यूचुअल फंड के पैसे लगे हों, उनको देखकर एक रिटेल शेयर होल्डर, उसकी तो समझ, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए प्लीज, कि अगर किसी ने मीडिया चैनल्स में रिकमेंड किया है, न्यूज़पेपर्स में रिकमेंड किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के लगा लिया, उतना भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो इन्वेस्टर पैसा लगाता है किन्हीं शेयरों में, उन शेयरों के साथ ये होता है, तो वो इन्वेस्टर अगली बार इक्विटी मार्केट में क्यों आएगा? मुझे उस इन्वेस्टर की चिंता है, उसको आप कैसे बचाएंगे? ये मेरा आप तीनों से सवाल है, एक एक सेंटेंस में मैं जवाब चाहता हूं। शुरुआत कीजिए गुप्ता साहब आप। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसा नहीं कि अगर मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूं तो मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा। अगर मैं 100 इन्वेस्टमेंट अच्छे करूंगा तो हो सकता है 5 इन्वेस्टमेंट ऐसे हों जो बिल्कुल खराब हों। और जो जितनी भी कंपनी है, उसमें मैं दूसरे चैनल पे बात कर रहा था, तो स्टैटिस्टिक दे रही थी कि उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इतनी इक्विटी है, एफआईआई की इतनी इक्विटी है। तो आप देखिए, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इक्विटी आती है, बहुत बार क्या होती है, क्योंकि लोन में डिफॉल्ट हुआ तो लोन कन्वर्जन की आ जाती है, या जब लोन दिया होता है तो इनिशियल इक्विटी आती है। इसी तरह आप देखेंगे कि सारे एफआईआई जो हैं वो बिल्कुल स्टेब्लिश एफआईआई नहीं, कुछ एफआईआई ऐसे हैं जो सिर्फ इसीलिए क्रिएट किए गए हैं कि उसमें इंडिया में राउंड टिपिंग के थ्रू पैसा आए। अभी जो लास्ट आज से 4-5 साल पहले सेबी में हम लोगों ने ऑर्डर निकाला था जीडीआर वाला बिल्कुल इसी तरह का ऑर्डर था कि जीडीआर फिक्सेशन जीडीआर थे, और उसमें एक कंपनी के नाम भी है, केल्स रिफाइनरीज में नाम है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं फिर भी बोल रहा हूं कि ये जी सर गुप्ता जी, मैं एक, आप क्योंकि रेगुलेटर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये सारी की सारी कंपनी गड़बड़ नहीं है। नहीं गुप्ता, लेकिन गुप्ता जी, मैं वो कह रहा हूं कि एक हम ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर की और जो दिक्कत हो रही है किस तरह से बचाया जा सकता था। देखिए, हाँ। इन्वेस्टर को बचाया जा सकता था। आप एक महीने में क्यों, आपको जो मार्जिन करनी है, अगर आप मार्जिन 200% रखते हो और महीने में एक बार करते हो तो ट्रेड ठीक है, और रोजाना ट्रेड करते हो तो ट्रेड वो गलत है। ये लॉजिक कहाँ का है, मुझे ये समझाइए एक बार, कि जब आप कह रहे हो कि इतना मार्जिन देना है और महीने में एक बार, तो उससे जो प्रॉब्लम नहीं है वो क्रिएट होती है। लोगों इस बार नहीं बिकेगा तो अब वो दिवाली भी नहीं बिका, होली भी बिकेगा, ये क्या मतलब हुआ? दूसरा गुप्ता साहब, जो आप लॉजिक दे रहे हैं मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन उस बात में मजा नहीं आ रहा है कि
एफआई होल्डिंग भी गलत हो सकती है, घुमाई हुई हो सकती है। ये और दूसरा लोन है तो इक्विटी लोन में अच्छा जिन कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो आपको मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो डेट फ्री कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। ऐसा नहीं कि लोन है, बैंक का लोन है, लोन हुआ नहीं। ये बात जो चीज सही है, देखिए जो सेबी की चीज सही है, जो उन्होंने एक्शन लिया बहुत सही है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये होना चाहिए। आगे के लिए ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि लोग हिम्मत न करें ऐसी खोखा कंपनी बना के इन्वेस्टर्स को लूटने की। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो गेहूं के साथ गुण पीसे, वो कैसे ना कि जितना पैसा आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में मतलब तो आप इससे मैसेज कितने बचेंगे ये तो पता नहीं, जिन्होंने पैसा लगा लिया वो मर गए। इस पे मैं एक राय दीनाबेन आपसे लेना चाहता हूँ। जी 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 अनिल, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है, लेकिन सेबी के पास ये बिल्कुल मौका नहीं है कि वो सारी चीज को पहले थ्रेडबेयर एनालिसिस करे फिर इस तरह का एक्शन ले, क्योंकि इसमें बहुत टाइम होता है। तो हमेशा क्या होता है कि रेगुलेटर क्या करता है कि जितनी डैमेज हो चुकी वो डैमेज हो गई है, अब फर्दर डैमेज हम कंट्रोल करें, तो ये बहुत जरूरी होता है। क्या ऐसा डैमेज कंट्रोल काफी है दीना जी, खासकर उन रिटेल निवेशकों के लिए? ये फर्दर डैमेज हुआ है या फर्दर डैमेज कंट्रोल हुआ है? ये डैमेज कंट्रोल से पता नहीं, मुझे लगता है ज्यादा नुकसान ही होगी, क्योंकि ये स्टेप लेने से मतलब लोगों का पैसा अभी के लिए तो बिल्कुल जीरो हो गया है, उनकी लिक्विडिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, ट्रेडेबिलिटी खत्म हो गई है। तो मैं मानती हूँ कि अगर थोड़ी भी गुंजाइश हो कि ये लिस्ट अगर कम की जा सकती है तो वो पहले कम करके उसी के बाद में जो भी करना था वो सेबी को करना चाहिए। अनलेस सेबी इज 100% श्योर कि सारी कंपनियां गलत है तो एक्शन सही है। बाकी अगर एक भी कंपनी ऐसी हो कि जो ये लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी, तो हम कहते हैं ना कि 100 गुना करने वालों को में से अगर एक को भी हम लोग सजा देते हैं तो वो हमारी गलत होगी, सही आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सही आदमी को मिले ना मिले, सबको मिले, प्रमोटर को मिले, ऑडिटर को मिले, एक्सचेंज को मिले, सिर्फ छोटे इन्वेस्टर को क्यों मिले, बाकी सब छूट जाए, खाली छोटा इन्वेस्टर क्यों मिले जिसने 150 शेयर बेचारे की लिमिटेड समझे, मार्केट में उम्मीद से आता है कि मैं कुछ वेल्थ बनाऊंगा, कोई 2-4 लोगों को देखता है, एक्सपर्ट को देखता है, टीवी देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, बैलेंस शीट देखता है, सेबी की साइट देखता है, एक्सचेंज देखता है, रिजल्ट पढ़ता है, और उसके बाद अगर इन कंपनियों में पैसा लगाता है, बड़े इन्वेस्टर को देखता है, और फिर ये होता है। अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि आपने इस मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो आत्मा है। अगर आप किसी स्टॉक की लिक्विडिटी को रोक देते हो तो आप उसका सत्यानाश कर देते हो। ये मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा, बहुत हैवी बिलीव है, जिसको गुप्ता जी ने थोड़ा वो किया था कि आप कैसे वर्ड यूज करें। मैं ये कहना चाहूंगा, ये लिक्विड आपको जो मार्जिन है लगाना, आप लगाओ मार्जिन, जो महीने का अंदर जो है उसको डेली मार्जिन रखो, जो करना है करो, रेगुलेटर जो करना है करे, ट्रेड टू ट्रेड में डाले, लिक्विडिटी को मत रोकिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर थोड़ा लॉस करके निकलना चाहता है उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। सर मैं आप सब लोगों से, एक्सचेंजेस से, सेबी से एक ही गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस तरह के ऑर्डर्स आप निकालिए, ज़रूर निकालिए, और ज़्यादा निकालिए, होने के पहले निकालिए, लेकिन एक छोटे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखिए जो बड़ी उम्मीद से शेयर मार्केट में आना चाहता है, उसकी बड़ी मेहनत की कमाई है। प्रमोटर तो किस तरह से पैसे बनाकर निकाल कर ले जाते हैं इन शेल कंपनियों के, हमें पता है, आपको पता है, सब जन जानते हैं, लेकिन वो छोटा इन्वेस्टर किसी पर भरोसा कर वो, कोई मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई हमारे एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई एक्सचेंज हो सकते हैं, जिन पर आंख बंद करके वो भरोसा करके बाजार में आता है, उसका एक अगर ख्याल रखकर कोई इस तरह का एक्शन लिया जाए वो ज़्यादा फायदे का होगा। ये भी फायदे का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आने वाले कई सालों में इस ऑर्डर के बड़े फायदे मिलेंगे। प्रमोटर्स डरेंगे कंपनियों को में से पैसा निकालने के पहले, इन्वेस्टर्स को चीट करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करूंगा। जी सर। हाँ, मैं ये करूंगा कि आपकी बात सही है कि छोटे इन्वेस्टर को घाटा नहीं होना चाहिए। अब आज की डेट में मैं मान लूं कि इन कंपनियों में 10 छोटे इन्वेस्टर हैं जी, उनको घाटा है, लेकिन अगर इसमें ट्रेडिंग चलती रही तो ये 10 की जगह कोई नए 10 इन्वेस्टर आ जाएंगे, राइट, क्योंकि प्रमोटर तो नहीं खरीदने वाला है ये शेयर। एक मिनट, गुप्ता जी एक सेकंड, गुप्ता जी 361 शेयर में से सिर्फ 162 शेयर लिस्टेड हैं। उन 162 में से सिर्फ 74 की ट्रेडिंग 7 अगस्त को हुई है। देखिए, मेरे पास ट्रेडिंग का डेटा नहीं है, इसलिए मैं इस बेसिस पे बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं
स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करता हूं। जी जी। नहीं सर, देखिए नए इन्वेस्टर पुराने इन्वेस्टर का सवाल नहीं है, मेरा पॉइंट सिंपल है सर कि जिन कंपनियों में साफ साफ नजर आता है, जो दीना बेन कह रही है मैं उनकी बात से समझता हूं कि एकदम परफेक्ट है, जहां क्लियर कट केस है वहां तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, पकड़िए प्रमोटर को। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं गुप्ता साहब, इसमें कभी ये आपको सुनने में नहीं आएगा इन शेल कंपनियों के प्रमोटरों के साथ क्या हुआ, इन शेल कंपनियों के ऑडिटर पर क्या एक्शन लिया गया, ये पैसे कहां गए, कुछ नहीं होने वाला। होगा क्या, जिनके पास में शेयर रह गए रिटेल इन्वेस्टर वो खत्म, बात यही है। और हम चाहते ही हैं कि एक साफ सुथरा स्वच्छ अच्छा एनवायरनमेंट बने हिंदुस्तान में, जिससे रिटेल इन्वेस्टर बेखौफ होकर, मतलब वो कहते हैं ना कि हर रेगुलेटर को आप फेस वैल्यू पर ले, प्रमोटर को फेस वैल्यू पर ले, ऑडिटर को फेस वैल्यू पर ले, एक्सचेंज को फेस वैल्यू पर ले कि ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और फिर आकर इन्वेस्टमेंट करें। ये दिक्कत है इस वाले माहौल में कि अब आप इस तरह से अचानक से एक्शन लेंगे तो फिर तकलीफ ये कि अल्टीमेटली बाकी सब तो निकल गए, इन्वेस्टर मर गए। मैं एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा गुप्ता जी को कि गुप्ता जी ऐसी कई कंपनियां हैं अनिल जी जो ये कह के डीलिस्ट हुई हैं एक्सचेंजेस से कि हम ये करने के बाद लिस्टिंग होंगे, उसकी लिस्ट एक्सचेंज ने परमिशन दी है, सेबी ने परमिशन दी है, उस लिस्ट को निकालो और उन कंपनी को लिस्ट कराओ, तब बोलेंगे कि भाई आप इन्वेस्टर का कुछ कर रहे हो वाकई में। और मैं एक और चीज ये है कि इस तरह की चीजों के लिए क्यों सेबी को एमसीए के ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। आई थिंक मार्केट से रिलेटेड जो भी मैटर है गुप्ता साहब, वो सेबी से ज्यादा कौन समझता है कि एमसीए को बताना पड़े कि आपकी मार्केट में ये फ्रॉड चल रहे हैं, आपके मार्केट में ये गपले चल रहे हैं, एक्शन लीजिए। मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये है जी कि जो एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन होती है ये एमसीए के डोमेन में आती है, तो एसएफआईओ से रिलेटेड जितने भी केस होंगे दैट विल बी डन ओनली आफ्टर एमसीए इंटरवेंशन, क्योंकि सेबी के पास एसएफआईओ का डेटा नहीं होगा, एसएफआईओ की रिपोर्ट नहीं होगी। सेबी विल बी ओनली गोइंग बेस्ड ऑन व्हाट इट इज अवेलेबल। और मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि सबसे ज्यादा एक्शन शुरू होना चाहिए ऑडिटर्स के ऊपर से, क्योंकि अगर जिस दिन ऑडिटर की कम्युनिटी सही हो गई, जिस दिन ऑडिटर अपना सारी चीज कम गए, तो जो मार्केट में धोखाधड़ी है कि बैलेंस शीट में क्या है और एक्चुअली क्या है, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, प्रमोटर को तो छोड़ना नहीं चाहिए, जिसने भी गड़बड़ की है। सर एक आखिरी सवाल, सबको पकड़ना चाहिए जिन्होंने गड़बड़ करी है। आखिरी सवाल, मेरा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, जो होना हो गया, जो एक्शन लेना था ले लिया, ऑर्डर आ गया, सब कुछ ठीक है। प्रमोटर बदमाश भी होंगे, पैसे निकाल कर भी ले गए होंगे कंपनी में, इसमें भी हम सब लोग आम राय एक मत रखते हैं, ऐसा पक्का हुआ होगा, 100% हुआ होगा। क्या कोई तरीका सेबी को ऐसा लाना चाहिए कि जिससे जिन भोले भाले इन्वेस्टर्स ने इन कंपनियों में पैसा लगाया, ये सोच कर कि ये कंपनियां खराब नहीं है, प्रमोटर चोर नहीं है, उनके नुकसान की भरपाई कहीं से सेबी कर सकती है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गारंटी फंड, ये फंड, कितने चार्जेस आप सब लोग लेते हैं सर? हाँ, कुछ कहीं कोई सुनवाई है कि वो खाली चार्जेस उनकी बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस बढ़ाने के लिए ही? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो आप बात बोल रहे हैं ये कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज इक्विटी इज ए रिस्क इन्वेस्टमेंट, और इक्विटी का कंपनसेशन जिस दिन रेगुलेटर करने लगा। सर अच्छा चलिए इसका मत कीजिए, इसका मत कीजिए। एक्सचेंज की गलती से, तकनीकी खराबियों से जो ट्रेड नहीं होता उसका क्या? उसकी भी गलती छोटे इन्वेस्टर की भी है, वो भी उन्हीं की गलती। मतलब इसका मतलब ये हो गया जो आदमी बाजार में आके ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वही गलत है, बाकी सब सही है। नहीं, मैं उस चीज में बिल्कुल नहीं, अगर जो घाटा अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के बेसिस पे होता है तो उसका प्रोविजन है कि वो ट्रेड रिवर्स होते हैं, और जिसको भी घाटा होता है उसको काउंटर पार्टी बेनिफिट देती है। बट ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। बट नहीं सर, थोड़ा कुछ बदलाव करने की जरूरत है, आप कर सकते हैं, आपसे मेरी उम्मीदें हैं। दीना बहन ये बताइए क्या हो, ये ऐसा है कि ये हम शाम तक चर्चा करेंगे, करते रह जाएंगे, फाइनली ये बात सही है, लेकिन दीना बहन क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इस तरह की चीजों का? नहीं, सॉल्यूशन बिल्कुल सीधा है कि जो हम रेगुलेटरी रिस्क बोलते हैं, ये मार्केट में ये रेगुलेटरी रिस्क, जैसे हमने सिस्टमिक रिस्क खत्म कर दिया, हमने ट्रेड गारंटी फंड लाए, हमने डिपॉजिटरी लाए, हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग लाया,
तो जो सिस्टमिक रिस्क था पहले जमाने में वो खत्म हो चुका है। उसी तरह रेगुलेटरी रिस्क है, इसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम किस हद तक इसको कम कर सकते हैं ताकि आम निवेशक को सफिशिएंट नोटिस मिले कि इसमें कुछ हो रहा है। और जैसे कि ट्रेड टू ट्रेड में शिफ्ट करना ऑन रीजनेबल टर्म्स, ऐसा ये एक अच्छा वार्निंग साइन है। और उसके बाद में जैसे जैसे जांच होगी और शेयर को निकाल सकते हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी को खत्म करना ये मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा ड्रेस्टिक स्टेप है और इसको ये एक ऐसा शस्त्र है जिसको एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज सत्यम में भी इतना बड़ा स्कैम हुआ, लेकिन हमारी ट्रेडिंग कितने दिन बंद हुई? हमने सत्यम में ऐसा नहीं किया था कि हमने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। तो वो आप उसी जो हमने वहां पे एक्शन लिए हैं, ऐसे अगर एक्शन हम लेते हैं तो आम निवेशक को एक कंफर्ट रहेगा कि अचानक कुछ चीज यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, एक चूंकि वक्त कम है, मैं चर्चा खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज के लिए गुप्ता साहब, दीना बहन और शर्मा साहब, आप तीनों को वाकई में कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आज जो भी बात की अपने दिल से बात की और पूरी खुलकर अपनी बात रखी। हम एक दूसरे के विचारों से सहमत हों ना हो ये जरूरी भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप तीनों के पॉइंट अपनी अपनी जगह एकदम वैलिड थे और बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका।